हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। इसका जब आपके बीच एडवर्टाइजमेंट आएगा तो एग्जाम का समय भी आपके लिए ज़्यादा नहीं बचेगा। इसके लिए अब आपको तैयारी में लग जानी चाहिए और इसी को ध्यान में रख करके आज जिस सिलेबस के साथ मैं उपस्थित हूँ वह है जनरल स्टडी। देखिए, जनरल स्टडीज के से तो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि शिक्षण कौशल से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इसका वीडियो मैं लगातार आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से जा करके आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं, सभी क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आज जिस सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं वह है साइंस। और साइंस में मैं तीनों पार्ट का इसमें समाहित किया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। और इसमें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से तीनों से प्रश्न हैं अलग अलग। मैंने तीनों को पार्ट वाइज आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। चूंकि साइंस का ये पहला क्लास है सक्षमता परीक्षा के लिए, आप जानते हैं प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की तैयारी तो मैं पहले से भी करवा रहा हूं और उसका भी साइंस का क्लासेस आपके बीच में लेकर के आया हूं। लेकिन सक्षमता एग्जाम के लिए मैं आपके बीच साइंस का ये पहला पार्ट लेकर के आया हूं। इसका जो टाइप होगा एमसीक्यू विद डिटेल्स के साथ होगा और ये 7वां क्लास है। कुल जो अभी तक सक्षमता एग्जाम के क्लासेस मैंने आपके बीच में रखे हैं वो इसका 7वां क्लास है, ये साइंस सब्जेक्ट से पार्ट 1 जो है। और जैसा कि आप जानते हैं ये सभी आपको कहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी जो शिक्षक है वो इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स से क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखूंगा और उसमें जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें से सभी जो दर्पण है उन सब में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये इसका सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन भी दर्पण से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक वस्तु है उसका जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनाने वाला दर्पण कौन सा होगा? समतल, उत्तल, अवतल तीनों, समतल, अवतल ये दोनों, उत्तल, अवतल ये दोनों, या समतल और उत्तल। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो समतल और उत्तल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या उत्तल और अवतल दोनों में? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की अगर बात करें तो सही ऑप्शन डी होगा। उत्तल और अवतल दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको यहां मैं कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर का पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, हार्ड सरफेस जो होता है वो इस तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, और कन्वेक्स मिरर में हार्ड सरफेस आगे की तरफ होते हैं। यानी अब यहां पर एक चीज और देख लेना है कि जिधर हार्ड सरफेस होगा उधर वस्तु रहेगी और जिधर हार्ड सरफेस नहीं होगा उधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। यानी इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और इस पर प्रतिबिंब इधर बनेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, पहचानने के लिए, समझने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो इस तरह से रोशनी निकलती है, आपने देखा होगा इस तरह से रोशनी। तो जब इस तरह की रोशनी निकल रही है तो आखिर ये प्रकाश पुंज किस तरह का है? समानांतर प्रकाश पुंज है कि संश्रित प्रकाश पुंज है कि अपसृत प्रकाश पुंज है, या सभी कथन सत्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है किससे? टॉर्च से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो इसका सही जवाब आपको होगा सिलियरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? एसआई यूनिट है, आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत या शक्ति का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का एसआई मात्रक है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मानव नेत्र में होता है किस तरह का लेंस होता है कि किस तरह का दर्पण होता है? ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हैं, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? VVI क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लें और समझ लें कि वास्तविक जो सूर्यास्त है और जो एक आभासी सूर्यास्त होता है उसके बीच कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है? अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा ना तो वो दोनों कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। हाथ और पैर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी है हृदय तथा मस्तिष्क, और ऑप्शन डी है नेत्र तथा दृक तंत्रिका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय तथा मस्तिष्क। नंबर 10 पर आते हैं। 10 है कि निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है यानी सदिश राशि है? सदिश मात्रा है, ऊर्जा, तापमान, बल या चाल। तो देखिए यहां पर ना ऊर्जा सदिश राशि है, ना तापमान सदिश राशि है, और ना ही चाल सदिश राशि है कौन सदिश राशि? बल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपको भी याद रखना बेहतर होगा, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ने आपने देख लिया, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त हो जाती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग या त्वरण। अब देखिए P/V, P संवेग और V वेग। अब ये यहां पर देखिए mv और ये v, अब v से v कैंसिल हुआ, क्या प्राप्त हुआ? द्रव्यमान प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत एसेंशियल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज होइएगा। जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल की शुद्धता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जल का बहाव, जल की बहाव का माप करते हैं हम लोग क्यूसेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर बता रहा हूं ना वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है। अब इसी क्रम में जो क्वेश्चन नंबर 13 है उस पर बात कर लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? कौन सी चीज नहीं बदलेगी मात्रा बदलते हैं तो? आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा। नहीं बदलेगा
तो घनत्व नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तांबा, सीसा, जल या कांच? इनमें से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। नंबर 16 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचानक अगर वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है? तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है जब किसी भी स्थान का तापमान अचानक से बढ़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? आपने देखा होगा कि साबुन का जब बुलबुला जब निकलता है तो उसमें चमकीले रंग होते हैं। तो ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण ये चमकीले रंग बुलबुले, साबुन के बुलबुले के दिखाई पड़ते हैं, होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? प्रकाश की बात हो रही है, किस प्रकार प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी इसका लाभ उठा लें, क्योंकि सबको सक्षमता में पास होना है। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश या हरा प्रकाश। किस प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। प्रकाश से एक और प्रश्न लेकर के मैं यहां आया हूं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से? तो प्रकाश की गति कांच से जब गुजरेगी ना तो न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन 20 जो है कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? उसका जो आप रंग देखते हैं तारे का, उससे क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार? तो सही जवाब जो है वो है तारे का ताप। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप इस सेट को देख रहे हैं, यहां पर 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपके बीच में रखा वो फिजिक्स से रखा, और आने वाला जो 15 क्वेश्चन होगा वो केमिस्ट्री का होगा, और उसके बाद का जो 15 क्वेश्चन होगा वो बायो से होगा। यानी कुल 50 क्वेश्चंस का ये सेट होने जा रहा है। बहुत ध्यान से अंत तक एक एक बात को ध्यान से देखेंगे, स्किप करके पढ़ेंगे, बहुत सी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है इस सेट का। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है? तो सही जवाब है उपचयन अभिक्रिया। 22 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? इसका जो सही जवाब होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन के अनुपात बढ़ जाएंगे तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह क्वेश्चन नंबर 23 पर कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीजन और अपकरण? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन। ये जो युग्म आप देख रहे हैं वो साथ साथ होते हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं। अब आपने केमिकल रिएक्शन तो देखा होगा और उसी पर है आधारित 24 क्वेश्चन कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग जो ले रहा है, यानी मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है
और ये वाटर बना रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रतिफल कहलाएंगे, अवकारक कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, ऑक्सीज कारक कहलाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये कहलाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, श्वसन के बारे में बात करते हैं। अक्सर प्रश्न श्वसन से पूछा जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों है, या द्विअपघटन अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो लवण बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच होगा, या 14 से कम होगा? अब 7 से कम 7 किसका जो कौन होता है? जो उदासीन होते हैं। 7 से कम होता है जो अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक कौन होते हैं? जो क्षार होते हैं। तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो लवण बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन, H+ आयन, या दोनों आयन, या कोई आयन नहीं? तो क्षारक को जब जल में घोलेंगे ना, तो उससे ऑप्शन नंबर ए यानी OH आयन जो है वो मुक्त होते हैं। आते हैं 28 पर कि निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। अभी हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच देखे कि दोनों से बने हुए जो अम्ल होते हैं, लवण होते हैं, माफ कीजिए, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, यानी वो क्या होता है? अम्ल ही रह जाता है, प्रबल होता है। अब प्रबल अम्लीय कौन है इन सब में? 7, 14, 0, 3 में सबसे प्रबल अम्लीय कौन है? तो देखिए 7 रहेगा, उदासीन होगा, जिसका पीएच वैल्यू 14 है, वो तो अम्ल होगा ही नहीं। 0 और 3 भी अम्ल होंगे, लेकिन जितना कम पीएच वैल्यू होगा उसका जो अम्लीय स्थिति होगा वो प्रबल होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच वैल्यू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइकेन। या लिटमस रंजक बैगनी रंग के होते हैं। ये भी आपके लिए एक प्रश्न बनता है, और जानते हैं ये कहां से निकाला जाता है, निकलता है? तो ये लाइकेन से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या जल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। CaClO2 होता है इसका सूत्र, ये आप जान लीजिए, ये आप याद रखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अपक्षेपण, भोजन का पचना, या श्वसन? तो देखिए दहन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, और श्वसन भी ऑक्सीकरण है कौन नहीं? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 32 पर प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या विघटन अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये 33 भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, या उभयगामी? तो इसका सही जवाब भी होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 34 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना है? 11, 12, 13, या 14? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है। नंबर 35 है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया
को क्या कहते हैं? देखिए दोनों साथ में है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखा कि फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 15 और अब हम लोग बायो से भी 15 क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी का जो पहला है और कुल 36 जो क्वेश्चन नंबर है वो है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, यह सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। नंबर 37 क्या कहता है कि मनुष्य में ऐच्छिक जो गतियां होती हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड या सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। 38 नंबर पर किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ध्यान दीजिएगा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, विसरण। चलिए मस्तिष्क से एक और क्वेश्चन है 39 नंबर। देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है या स्पाइनल कॉर्ड है? सही जवाब है सेरिब्रम, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, बसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? सही जवाब होगा एंजाइम है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 41 पर बात करते हैं कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमोनिया जो है वो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। 42 पर आते हैं कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, ब्राउन पोर्टर ने? तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। नंबर 43 की बात करते हैं कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल या बेबीलोनियन? इसमें से किसने पृथक्करण का नियम दिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंडल। 44 की जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह भी आप जान लीजिए। चाहिए क्वेश्चन नंबर 45 पर कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान से पढ़िए, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। देखिए 46 है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु या लैमार्क? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं कि निम्न में किस सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव निम्नलिखित में से कौन है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। 48 फसलों में रोगों पर आते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने रखा है आपके लिए। टिक्का रोग किस में होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। चलिए 49 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? अब मलेरिया प्रोटोजोआ हो गया, यक्ष्मा जिसे आप टीबी कहते हैं, तो जो ये है वो जीवाणु से होता है, पीलिया भी जीवाणु से होता है, विषाणु से होने वाले हैं चेचक। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या लाइकेन? तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो सही जवाब होगा विषाणु, ऑप्शन ए, क्योंकि जीवाणु में भी होते हैं, शैवाल में भी होते हैं, लाइकेन में भी होते हैं, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। तो इस तरह से सक्षमता एग्जाम से रिलेटेड जनरल स्टडीज सिलेबस के अंतर्गत साइंस से मैंने 50 क्वेश्चंस का सेट आपके बीच में रखा। ये पार्ट 1 है। इस तरह से बहुत से पार्ट वाइज मैं आपके बीच में लाऊंगा और मैं आपको श्योर कर दूं कि इससे अधिक
आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं जाएगा। एमसीक्यू डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी को सक्षमता एग्जाम में सफल होना बहुत जरूरी है। 7th क्लास था ये, 8वां क्लास मैं आपके बीच में इसी तरह लेकर के आऊंगा। और दोस्तों, हिमांशु क्लासेस को सब्सक्राइब करना एक बार फिर मैं कह रहा हूं, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।